हाय स्टूडेंट, मैं रीनू ठाकुर आपका अपनी कोचिंग क्लासेस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम इतिहास का अध्याय 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। हम इसमें जानेंगे कि यूरोपीय देश किस तरीके से भारत आए, उन्होंने कौन कौन सी कंपनियों की स्थापना की। चलिए आइए इसके बारे में हम जानते हैं। भारत में यूरोपीय देशों का आगमन हो, इससे पहले हम भारत और यूरोप की स्थिति को जानेंगे कि यूरोपियों को क्यों भारत आने की ज़रूरत पड़ी और क्यों उन्होंने समुद्री मार्गों को खोजा। तो ये दौर भारत में मध्यकालीन युग का है जिसमें कि मुगल शासक शासन करते हैं और यूरोप में यह समय आधुनिक युग का है। यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति जोर शोर से चल रही हैं और वहाँ पर एक भौगोलिक खोज का भी नया कार्य चल रहा है। भारत और यूरोप के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर प्राचीन काल तक बाजार होता रहा है, लेकिन यूरोप में एक ऐसी घटना घटती है जिससे कि वह मार्ग बंद हो जाता है। यूरोप में 15वीं शताब्दी में उसका एक पूर्वी भाग कुस्तुनतुनिया, उस पर तुर्कों का आक्रमण हो जाता है जिससे कि स्थलीय मार्ग बंद हो जाते हैं, जिससे हमारा बाजार का लेन देन बंद हो जाता है। इसलिए जो यूरोप के देश हैं वो भारत आने के लिए समुद्री मार्गों की खोज करते हैं। तो पहले वहाँ पर 2 नाविक निकलते हैं। पहले कोलंबस निकलते हैं 1492 में निकलते, वो भारत की खोज के लिए हैं, लेकिन वो 1492 में अमेरिका चले जाते हैं। जबकि 1498 में वास्को ड गामा निकलते हैं, वे केप ऑफ गुड होप रास्ते के जरिए से भारत में आ जाते हैं। अब जो भारत में पुर्तगालियों का आगमन, अब भारत में पुर्तगाली का आगमन वास्को ड गामा के साथ माना जाता है। 1498 में वास्को ड गामा आए थे, वही पुर्तगालियों का आगमन कहलाएगा। उसके बाद डच भारत में आए, उनका सन है 1595। फिर अंग्रेज आए जो 1600 ईस्वी में आए थे। उसके बाद फ्रेंच या फ्रांसीसी आए जो कि 1664 में आए थे। अब हम इनके आने का क्रम तो पढ़ लिया, अब हम इनकी कंपनी की स्थापना का क्रम पढ़ेंगे। पुर्तगाली की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1503 में हुई थी और कोचीन में हुई। अब डेट बहुत सारी हैं लेकिन अपन रिलेटेड करके पढ़ेंगे, उन्हें रिलेट करेंगे एक दूसरे से तो हमें जल्दी याद हो जाएंगे। जैसे 1498 में वास्को ड गामा आया और जस्ट 5 साल बाद उन्होंने अपनी फैक्ट्री कोचीन में लगाई जो कि केरल में है। तो जो वास्को ड गामा आया था 1498 में, वो केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। वहाँ पर एक राजा है जमोरिन नाम का, या जमोरियन भी लिखा है कहीं कहीं, तो उसने उनका भव्य स्वागत किया था। जब वे यहाँ से व्यापार करके यहाँ से सामान खरीद कर यूरोप ले जाते हैं तो यूरोप में उसकी बहुत कीमत मिलती है। उनका खर्चा पानी काट कर भी उन्हें 60% का लाभ होता है। यही कारण है कि वे भारत उनको आकर्षित करता है कि यहाँ पर मसाले, मिर्च मसाले और सभी का बाजार भी अच्छा है और कम कीमत पर उन्हें ज़्यादा लाभ मिल जाता है। फिर उसके बाद आए हैं अंग्रेज। तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, अब आप कहेंगे डच पहले आए थे अंग्रेज बाद में आए थे, लेकिन अंग्रेज़ों की कंपनी पहले लगी है। क्यों? क्योंकि जो डच थे वो डच भारत से पहले इंडोनेशिया आए थे, तो इंडोनेशिया में उन्हें मिर्च मसालों का व्यापार उन्होंने वहाँ कर लिया था। लेकिन जो डच हैं उन्होंने भारतीय वस्त्रों या कपड़ों को एक नई पहचान दी। उन्होंने मसूलीपट्टनम में 1605 में फैक्ट्री खोली। फ्रांसीसी जो है वो 1664 में आए, उन्होंने 4 साल बाद मतलब 1668 में सूरत में अपनी फैक्ट्री खोली। अब हम पुर्तगालियों के विषय में जानेंगे कि पुर्तगालियों से जुड़े हुए कौन कौन से अलग अलग पॉइंट जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही है कि 1498 में वास्को ड गामा आए। दूसरा पॉइंट है कि 1500 ईस्वी में 13 जहाज़ों के बेड़े के साथ पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आए। फिर 1503 में कोचीन में दुर्ग की स्थापना की। जो पहला दुर्ग था उसकी स्थापना कोचीन में हुई और कब हुई? 1503 में।
अगला पॉइंट है जो प्रिंस हेनरी हैं उनको द नेविगेटर भी कहा जाता है। प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर कहा जाएगा क्यों? क्योंकि इन्होंने कई वैश्विक खोज किए हैं। इन्हीं की देखरेख में कई वैश्विक खोजें हुई हैं। अगला पॉइंट है 1505 में पुर्तगाल की सरकार ने फ्रांसिस्को द अल्मेडा को भारत में प्रथम वायसराय, जिसे हम गवर्नर भी कहते हैं, उसे बनाकर भेजा और ये इनका कार्यकाल 1505 से 1509 तक रहा है। 1509 में दीव पर दमन और द्वीप, तो इसमें केवल जो दीव है उस पर अधिकार किया। और उनके जो दूसरे गवर्नर थे जो कि 1509 से लेके 1515 तक रहे, उनका नाम था अल्बुकर्क। उन्होंने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। अब जो वास्तविक संस्थापक कहेंगे पुर्तगाली का कि जिन्होंने भारत में अपनी सत्ता को स्थापित किया, देखिए पहले गवर्नर आए थे, उन्होंने उसकी नींव रखी, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक था जिसका नाम अल्बुकर्क है, उसने राजधानी कोचीन को बनाया और वह एक वास्तविक संस्थापक कहलाया। पुर्तगाली जो हैं उनका अधिकार 1498 से लेके 1661 मतलब हमारी आज़ादी के बाद तक भी रहता है। अब हम जानेंगे डच के बारे में। डच में 1595 और 96 में कार्नेलियस हाउटमैन ने डच के संस्थापक रहे हैं जो कि भारत में आए हैं। कार्नेलियस हाउटमैन डच ने भारत के वस्त्रों को विदेश में जाकर बहुत ही प्रचलित किया। भारत के वस्त्रों को इन्होंने एक नई पहचान दी। इन्हें मसाला तो इंडोनेशिया से मिल जाता था, लेकिन 1759 में जो बंगाल क्षेत्र है उसमें अंग्रेज और डच के बीच में वेदरा का युद्ध होता है। अब हम पढ़ेंगे अंग्रेज का भारत में आगमन। अंग्रेज जो हैं वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम, जो इंग्लैंड की महारानी हैं, उस समय उन्होंने इस कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उस समय भारत में शासक जो थे वो अकबर थे। उन्होंने 15 वर्षों का एक एकाधिकार पत्र बनाया या उन्हें मिला, लेकिन जब 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई तब जेम्स प्रथम ने एक दूत भेजा, कैप्टन हॉकिंस, नाम याद रखना पड़ेगा आपको, दूत कौन सा, कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1608 में आया। वो आया अकबर को फरमान जो था वो अकबर के लिए लाया था, लेकिन तब तक 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए यहाँ पर 1608 में मुगल दरबार में जहांगीर राजा बन चुके थे, तो उन्होंने यहाँ पर आकर वो फरमान लिया। अब जो है अब इससे जुड़ा हुआ अगला पॉइंट है 1608 में सूरत की फैक्ट्री बनानी शुरू की और 1613 में बनकर तैयार हो गई। जो दूसरी फैक्ट्री है वो 1611 में मसूलीपट्टनम में तैयार हो जाती है। इससे जुड़ा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1615 का, उसमें दूत आते हैं सर टॉमस रो। तो अंग्रेज़ों के 2 दूत आए हैं, पहले दूत हैं कैप्टन हॉकिंस और दूसरे दूत हैं सर टॉमस रो। अब हम इसमें एक खास आता है, एक इसमें मैग्ना कार्टा का भी जिक्र है कि ब्रिटिश कंपनी को मैग्ना कार्टा कैसे मिला। तो सन 1717 में उत्तर मुगल काल जब चल रहा था, जब फर्रुखसियर का दौर था, उसमें सर जॉन सरमन और हैमिल्टन आए थे जो कि फर्रुखसियर से मिले। तो उसकी जब तबीयत ख़राब थी तो इन्होंने कुछ दवा वगैरह दी तो वो ठीक हो गई। इससे खुश होकर उन्होंने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार का आदेश दे दिया कि 3000 रुपये का वार्षिक कर लेंगे, सालाना कर लेंगे, और उसके बदले में जो बंगाल क्षेत्र है उसमें मुक्त व्यापार का आदेश दे दिया। और 10,000 रुपये वार्षिक के तौर पर सूरत के क्षेत्र में व्यापार का आदेश ले लिया। और तीसरा पॉइंट है बम्बई, जो आजकल मुंबई कहलाता है, उस क्षेत्र में टंकित सिक्के जो कि अंग्रेज की सरकार के थे, उनको पूरे भारत में चलाने की परमिशन दे दी। इसीलिए इसे
ये एक प्रकार का अधिकार पत्र था। यह ब्रिटिश कंपनी को मैग्ना कार्टा मिला। ये पेपरों में अधिकतर पूछा जाता है। अब हम इसमें एक रोचक घटना और भी है जो 1668 में हुई थी कि इसमें इंग्लैंड के जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह हो जाता है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से। और जब दहेज की बारी आती है तो दहेज में मुंबई या बम्बई को दे दिया जाता है और 10 पाउंड वार्षिक लगान पर ईस्ट इंडिया कंपनी किराए पर दे दी जाती है। अब हम भारत में फ्रांसीसियों का आगमन पढ़ेंगे। तो 1664 में फ्रांसीसी कंपनी का आगमन हुआ है। उस समय पर फ्रांस में लुई 14वां का कार्यकाल था। इन्होंने 4 साल बाद 1668 में सूरत में एक फैक्ट्री डाली। फिर उसके ही अगले साल 1669 में मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री डालते हैं। अब जो 1673 है पांडिचेरी को अपने कब्जे में करते हैं और उधर फोर्ट लुई किले का निर्माण करते हैं। और जो पांडिचेरी 1673 में इनके कब्जे में आती है वो 1954 तक आज़ाद होती है, मतलब आज़ादी के बाद तक। और ये एक साउथ में एक जगह है चंद्रनगर, उसे 1674 में अपने कब्जे में ले लेते हैं। 1740 तक तो इनका उद्देश्य भारत में व्यापारिक लाभ कमाना था, लेकिन फिर ये धीरे धीरे करके भारत में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। इन्हीं की होड़ में अंग्रेज भी रहते हैं। तो अंग्रेज और फ्रांस में जब डुप्ले का अधिकार रहता है कि फ्रांस के पक्ष से डुप्ले लड़ते हैं, तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच 3 युद्ध होते हैं, 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। वो अलग अलग कारण से और अलग अलग संधि के बाद समाप्त हो जाते हैं। अगली वीडियो में हम कर्नाटक युद्ध और आगे का पार्ट पूरा क्लियर करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो उसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।